सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो हमारे पास अरिहंत का आंसर पेपर है, तो इसमें 2025 और सेट नंबर 4 हल करने वाले हैं। और प्यारे बच्चों, छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, यदि आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर लीजिए। भाई बच्चों, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बस हमें आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब चाहिए भैया, इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए ज़्यादा ना समय लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो खंड आ है हमारा बहुविकल्पी प्रश्न। तो यहाँ पे दिया हुआ है किसी बहुपद एफ एक्स के लिए y बराबर एफ एक्स ग्राफ दिया है। ग्राफ में एफ एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो x लिखा हुआ है, एफ एक्स तो x लिखा हुआ है। तो आपको ये देखना इस ग्राफ ने x को कितनी बार काटा। ठीक है, तो देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक तो ये हो गया एक, फिर ये 2 और ये 3। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी, इसका बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, तो इसका मैं आपको गुणनखंड करके दिखाई दे रहा हूँ। ठीक है, तो जो हमारी संख्या है 156, इसके अभाज्य गुणनखंड करके हमें दिखाना है। तो 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 अट्ठे 16, 2 3 6, 2 नेम 18, 3 एकन 3, 3 त्रिका 9 और 13 एकन 13। तो आपको यहाँ पे लिख देता है 156 बराबर 2 गुणा 2, 3 गुणा 13। अब ये 2 गुणा 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पे घात 2 गुणा 3 गुणा 13। अब देखो जहाँ पर विकल्प आपको ये मिल जाए वहीं पे आपको टिक लगा देना है। प्रश्न नंबर है 3, उसको देखिएगा। प्रश्न नंबर 3 में संख्याएं दे रखी हैं। देखो ये संख्याओं 175 तथा 91 का HCF होगा। HCF का मतलब है मासा होगा। तो यहाँ पे आंसर सही लगा दो। मासा क्या होता है, एक ऐसी संख्या बताओ ये दोनों संख्याएं कट जाएं। तो 5 का भाग इसमें लगेगा लेकिन इसमें नहीं लगेगा। फिर इसके बाद 9 का भाग इस संख्या में, 9 का भाग ये हो जाएगा हमारा 7 5 12। 9 का भाग ना इसमें भी नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा। और 25 का भाग इस संख्या में लगेगा लेकिन इसमें नहीं लगेगा। तो एक ऐसी संख्या बताओ ये दोनों कट जाए। तो बेटा वो संख्या 7 है। ठीक है, 7 का भाग 91 में लगेगा और 175 में भी लग जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी एक संख्या परमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी अपरमेय संख्या है और ये अपरमेय संख्या और ये अपरमेय संख्या और ये वाली हमारी परमेय संख्या है। ठीक है, परमेय संख्याओं पे अंडर नहीं लगा होता है। ठीक है, अगर हम इसको हल करेंगे तो इसका अंडर हट जाएगा। और मैं चलो करके दिखा दूं आपको। ये वाला सी वाला सही है इसका। नंबर 4 देखो, नंबर 4 को लिखेंगे √5 और प्लस √7, √5 माइनस √7। तो देखो यहाँ पे एक बार प्लस एक बार माइनस है। तो जब एक बार प्लस एक बार माइनस है तो सूत्र होता है a² माइनस b²। तो माइनस वाली संख्या लिखकर घात 2 लगा दो। फिर इस 2 से ये √ चला जाएगा, इस 2 से ये √ चला जाएगा, तो बचेगा 5 माइनस 7। तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 2, बस √ नहीं आएगा। जिन संख्याओं पे √ लग जाता है तो वो अपरमेय संख्या हो जाती है हमारी। तो इसमें √ तो दिखाई दे रहा था लेकिन जब मैंने इसको हल किया तो √ चला गया। तो यहाँ पे कितना बचा हुआ है 2, और ये हमारी परमेय संख्या है। तो इसका हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा हमारा। नंबर 5, रैखिक समीकरण एक ये दिया और एक ये दिया हुआ के युग्म का हल है। चलिए इसको समझिएगा। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 5 को हल करने से पहले, और ये नंबर 4 था हमारा। ठीक है, 5 को हल करने से पहले थोड़ा इसके बेसिक पॉइंट है उसको देख लीजिए। तो नंबर 5 लिखेंगे यहाँ पर। तो a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2। तो प्यारे बच्चों, ये कहलाते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं।
प्रतिच्छेदी रेखाएं और साथ में संगत, इनका अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल। और अद्वितीय हल का अर्थ है केवल एक हल, केवल एक हल, यानी अद्वितीय हल को केवल एक हल बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसकी पहली बात याद रखना है। दूसरी क्या है, A1 बटा A2 इक्वल B1 बटा B2 इक्वल C1 बटा C2। यहाँ पे तीनों बराबर मिलेंगे। जब आपको तीनों बराबर दिख जाए तो ये होती है हमारी संपाती रेखाएं कहलाती हैं, संपाती रेखाएं। इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं और साथ में संगत भी होती हैं ये। तो यहाँ पे लिखो अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल लिखोगे आप। फिर इसके बाद नंबर तीसरा पॉइंट होता है हमारा A1 बटा A2 B1 बटा B2 नॉट इक्वल C1 बटा C2। तो बच्चों ये कहलाती है समांतर रेखाएं। और यहाँ पे असंगत कहलाता है ये, ठीक है। और इनका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो इस प्रश्न के लिए आपको ये 3 पॉइंट समझने पड़ेंगे। अब आ जाइए प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे प्रश्न दे रखा है 2x प्लस y बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 8। तो प्यारे बच्चों हमें इसके गुणांक लेने होते हैं, ठीक, गुणांक। तो यहाँ पे 2 बटा 3 बराबर 1 बटा 2 और बराबर 5 बटा 8। तो देखो ये दोनों बराबर नहीं तो इसको काट दो। तो यहाँ पे हो जाएगा A1 बटा A2 नॉट इक्वल B1 बटा B2। तो प्यारे बच्चों ये रेखाएं कैसी होंगी हमारी, ये रेखाएं कहलाती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं और साथ में अद्वितीय हल अर्थात केवल एक हल। तो देखो इनमें से कोई एक दिया होगा, या तो ये दिया होगा या ये दिया होगा या फिर ये दिया होगा। इनका हल पूछा है, देखो क्या दिया हुआ है, अद्वितीय हल दिया हुआ। अद्वितीय हल का मतलब केवल एक हल, तो इसका ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस प्रकार की रेखाएं क्या कहलाती हैं, देखो यहाँ पे लिखा ही भी है सामने आपके अद्वितीय हल। तो इसके सामने आपको लिख देना है अद्वितीय हल, ठीक है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 हमारा AB 6, 10, 14 का 25वां पद होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले A और D का मान ज्ञात करेंगे। तो A बराबर मिलेगा 6 और D बराबर 14 में से 10 घटाएंगे तो D बराबर 4 मिलेगा। तो 25वां पद ज्ञात करना है। तो 25वां पद बराबर होता है हमारा A प्लस 24D। तो A का मान 6 और 24 गुणा D का मान 4, तो हो जाएगा 6 और 24 चौकू 96 और 96 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 102। यही आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 7 है द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस p बराबर 0 एक मूल -2 है तो p का मान ज्ञात करिए। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, x बराबर -2 रखने पर, ठीक, x बराबर -2 रखने पर p का मान मिल जाएगा। नंबर 7 है हमारा पहले द्विघात समीकरण x² प्लस का 2x माइनस का p बराबर 0। तो आपको लिखना x बराबर -2 रखने पर, जब x बराबर -2 रखेंगे तो -2 का वर्ग प्लस 2, फिर यहाँ पे -2 और माइनस p बराबर 0। तो प्यारे बच्चों माइनस संख्या का वर्ग हमेशा प्लस होता है, तो 2 दूनी 4 और ये प्लस माइनस 4 हो जाएगा और माइनस p बराबर 0। अब ये प्लस माइनस हमारा कट जाएगा, ठीक है, और p को उधर भेज दो तो यहाँ पे 0 बचेगा, तो p बराबर 0 निकल के आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। प्रश्न नंबर 8 इसको देखिए। प्रश्न नंबर 8 में 2 बिंदु दे रखे हैं। तो जो हमारा है 2, 3, अगला बिंदु है 4, 1।
तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो आपको लिखना है बीच की दूरी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। इस प्रकार अंडर रूट x1 का मान 2 है, x2 का मान 4 है, प्लस y1 का मान 3 है, y2 का मान 1 है। तो हो जाएगा ये माइनस का 2 का वर्ग और प्लस 2 का वर्ग। तो प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, माइनस संख्या का वर्ग हमेशा प्लस होता है। तो हो जाएगा 4 प्लस 4, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा और इस 8 को लिखेंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 2 और जिसका जोड़ा बन जाता है उसको बाहर निकाल लेते हैं 2 अंडर रूट 2 और पीछे लिख दो मात्रक। ठीक है, अब जहाँ पे विकल्प मिल जाए वहीं पे आप टिक लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, उसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दे रखा है त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा होगा। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर देखो, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा और यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, आर के ऊपर घात 2 नहीं है। ठीक है, तो इसका सूत्र ये वाला हो जाएगा, ठीक, डी वाला हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 13, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों ये हमारी त्रिज्या है और ये वृत्त के केंद्र से दूरी है और स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो पहले तो इसका आप चित्र समझिए, नंबर है ये 10 हमारा, 10 नंबर कर लो। ये हमारा वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है। तो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु है और ये हमारे बच्चों है एक स्पर्श रेखा ये, ठीक है, और ये वृत्त का केंद्र है, ये कहलाता स्पर्श बिंदु। वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 अंश का बनेगा। तो यहाँ पे कर लो ए, यहाँ पे कर लो पी, यहाँ पे कर लो ओ। ये हमारी वृत्त की त्रिज्या है जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है और वृत्त के केंद्र से परे तक की दूरी नहीं, वृत्त के केंद्र से यहाँ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर दे रखी है और ये वृत्त की स्पर्श रेखा, इसको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ ए पी में, ठीक है, ओ ए पी में। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण ये 5 का वर्ग और ये आधार 3 का वर्ग, ये लंब कर लो, ठीक है, ये हमें वजह ज्ञात नहीं तो एपी का वर्ग कर लो। तो बच्चों ये हो जाएगा 5 25, ये 9 बन जाएगा और प्लस एपी का वर्ग। इस 9 को उधर भेजेंगे तो 25 में से घटाएंगे तो एपी का वर्ग बराबर निकलेगा 16। तो एपी का वर्ग बराबर 4 पे घात 2, घात से घात कट जाएगी तो एपी बराबर निकलेगा 4 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखिएगा 11। तो प्रश्न नंबर 11 में 2 चित्र दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें कोण पी का मान ज्ञात करना, कोण पी का मान कितना होगा। तो पहले इस आकृति में कोण सी का मान ज्ञात कर लें हम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण ए और प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। ए का मान है 80, बी का मान 60 और प्लस कोण सी ज्ञात नहीं बराबर 180। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 140, इधर भेजो तो कोण सी बराबर 180 माइनस 140, कोण सी बराबर 40 अंश निकलेगा हमारा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिख लेना 40 अंश। तो कोण पी का मान ज्ञात करना है। तो आप इसमें ये देखो कोण पी से कौन कौन सी भुजाएं निकली हैं। कोण पी से 6 अंडर रूट 2 और ये 12। तो इस दोनों की संगत भुजाएं कहाँ पर मिलेंगे ये देखिएगा। देखो बेटा इसका दोगुना ये है, यानी इस भुजा का दोगुना ये है और इस भुजा का दोगुना ये है, ठीक। इन दोनों भुजाओं के बीच में कोण कौन सा है, ये वाला है, और इन दोनों भुजाओं के बीच में कोण कौन सा, 4 है।
तो ये दोनों कोण इसके संगत हो जाएंगे, तो कोण P का मान कोण 40 हो जाएगा। तो आपको लिखना कोण P बराबर कोण C, और कोण P बराबर C का मान कितना 40 अंश है, ये हमारा हो जाएगा क्योंकि ये इसके संगत कोण है। ठीक है, अगले प्रश्न नंबर 11 के बाद प्रश्न नंबर 12 देखिएगा। तो प्रश्न नंबर 12 में माध्य का वर्ग ज्ञात करना। तो माध्य का वर्ग ज्ञात करने के लिए हमें इस टेबल की संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी। तो इसकी निकाल ली संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकालते देखिएगा। तो पहले 7 है, 7 लिख लो। 7 में इस 12 को जोड़ो 19, 19 में 18 को जोड़ो 37, और 37 में 15 को जोड़ो 52, और 52 में 10 को जोड़ेंगे 62, और 62 में 3 को जोड़ेंगे 65। तो प्यारे बच्चों ये हमारा n का मान होता है। ठीक, तो आपको n बराबर 65 लिख देना है। ये हमारा हो गया n का मान। अब आपको क्या करना है, जब n हमारा विषम हो, तो आपको एक सूत्र लगाना है यहाँ पर, n + 1/2। ठीक, आगे लिख लो विषम संख्या हो। तो n का मान 65/2 और +1 ऊपर रखना है, तो हो जाएगा 66/2। तो ये निकलेगा बेटा 2 × 2 11, 2 × 6 2 × 6, तो इसका मान 33 निकलेगा। अब आपको यहाँ पे ये देखना है संचयी बारंबारता में ऊपर से ये 33 है किस संख्या से घट सकता है। ये देखना, ये 33 है, संचयी बारंबारता में ऊपर से किस संख्या से घटा सकते हो। 7 से नहीं घटेगा, 19 से नहीं घटेगा, 37 से घट जाएगा। और 37 के सामने जो वर्ग अंतराल है वो वही हमारा माध्यक वर्ग कहलाता है। एक बार फिर समझिए, सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालनी है। जो अंतिम संख्या हो संचयी बारंबारता की वो n कहलाता है, और n हमारा विषम संख्या है। तो विषम के लिए n + 1/2 और सम के लिए n/2 रखेंगे, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो n का मान 65 + 1/2 तो 66/2, 2 से काटा 33। अब आपको इसमें ये देखना है संचयी बारंबारता में ऊपर से 33 किस संख्या से घटा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों 33 7 से नहीं घटेगा, 19 से नहीं घटेगा, 33 37 से घटेगा, और 37 के सामने जो वर्ग अंतराल होगा वही हमारा माध्यक वर्ग कहलाएगा। तो नई लाइन से लिखना माध्यक वर्ग बराबर हो जाएगा 20 से 30, और यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, यदि sin θ बराबर cos θ, और इसने कंडीशन भी यहाँ पे लगा दी। तो कंडीशन ये है थीटा का मान 0 या 0 से बड़ा, 90 या 90 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा की जगह पे कौन सा मान लगा दें कि दोनों बराबर हो जाएं। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे 45 लगा दीजिए। जब हम थीटा की जगह पे 45 लगाएंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे, क्योंकि sin 45 का मान 1/√2 और cos 45 का मान 1/√2। तो इसका आंसर बी वाला सही हो जाएगा। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, cos 0 का मान कितना होगा। तो प्यारे बच्चों cos 0 का मान 1 होता है, ये तो आपको पता ही होगा। अब प्रश्न नंबर 15 पे आ जाइए आप। 2 एक न्यून कोण है, तो ए का मान कितना है ये बताना हमें। तो पहले तो आप लिख लीजिए यहाँ पे tan 2a बराबर 1। तो यहाँ पे क्या देखना है आपको, ये tan है तो tan में ही देखिए एक मान किसका है, tan में ही देखना है आपको ये एक मान किसका है। तो tan 2a बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा tan 45, ये tan से tan कट जाएगा, तो 2a बराबर 45 और 2 का भाग लगा दीजिए। तो a बराबर 45/2। तो जब इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो a बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 22 से ही 1/2 हो जाएगा। तो ये कहाँ पर विकल्प मिलेगा, तो ये वाला विकल्प हमें मिल जाएगा, बी वाला हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 16 उसको देखिएगा। तो 16 नंबर है हमारा sec a प्लस tan a और 1 - sin a, इसका मान कितना ये बताना हमें। तो प्यारे बच्चों सेक को लिखा जाएगा 1/cos a,
और 10 को लिखेंगे हम साइन ए बटा कॉस ए और 1 माइनस साइन ए, इस प्रकार। अब इसके हर समान है, तो जब इसके हर समान है तो 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए और 1 माइनस साइन ए। तो प्यारे बच्चों, जब इसका हम ऊपर से गुणा कराएंगे, तो एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो जब एक बार प्लस एक बार माइनस मिल जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा हमारा, तो बटा कॉस ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, तो कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए, एक कॉस चला जाएगा तो बचेगा हमारा कॉस ए। तो देखो ये वाला विकल्प कहाँ पर है, तो ये वाला विकल्प हमारा डी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 के बाद 17 नंबर देखिए आप। 17 नंबर है, किसी बारंबारता बंटन के माध्य और माध्यिका क्रमशः अतिरिक्त दे रखे हैं, तो बंटन के लिए बहुलक कितना होगा। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा है माध्य और ये हमारी माध्यिका है, ठीक। माध्यिका को ही माध्यक बोलते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, और इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो एक सूत्र होता है हमारा, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य। तो प्यारे बच्चों, ये सूत्र होता है, मान लगा दीजिए 3 गुणा इसका जो माध्यक दे रखा है 25.8 माइनस 2 गुणा और माध्य दे रखा है 26.1। इसको हल करिएगा। तो बच्चों, जब इसका इसमें गुणा कराएंगे तो देखो 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल 2, ये 75, 75 और 2 77, इतना माइनस 2 एकन 2 और 26 दूनी 52, इसका दशमलव यहाँ पर लग जाएगा। अब इसमें से घटाना है, तो घटाने पर संख्या प्राप्त होगी, इसमें से घटाएगा 2 बचेगा और 7 में से 2 जाएगा 5 और 7 में से 5 जाएगा 2, यहाँ पर लग जाएगा दशमलव, तो इसका आंसर आ जाएगा 25.2 निकल के आ जाएगा हमारा, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 देखिएगा। 18 नंबर में क्या है, बहुलक वर्ग ज्ञात करना है। तो बहुलक वर्ग ज्ञात कैसे करते हैं, तो आपको इसमें ये देखना है बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यही तुम्हारी बारंबारता है, और बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या 15 है, और 15 के सामने जो वर्ग अंतराल है यही हमारा बहुलक वर्ग कहलाएगा। सॉरी, सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 12 है, तो 12 के सामने जो बहुलक वर्ग है 10 से 15 है, तो इसका आंसर 10 से 15 डी वाला सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 19 है, इसको देख लीजिए आप। तो यहाँ पे लिखा हुआ, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, यदि इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई x से 1 मीटर अधिक हो तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगा। तो प्रश्न नंबर 19 है, तो आपको यहाँ पे लिखना है, माना आयत की चौड़ाई बराबर x मीटर है और इसकी जो लंबाई है 1 मीटर अधिक है, तो x प्लस 1, जो इसकी लंबाई है चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर 30 और आयत का क्षेत्रफल है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 30। मान लगा दीजिए, तो लंबाई हमारी x प्लस 1 है और चौड़ाई x है बराबर 30, x का अंदर गुणा करो तो x स्क्वायर प्लस x, इसको अंदर ले आओ तो माइनस का 30 बराबर 0। तो ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, उसको देखिए आप। प्रश्न नंबर 20 है, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी, ये बताना है। तो नंबर 20 डाल लीजिए आप लोग। प्यारे बच्चों, एक पासे को जब एक बार फेंकते हैं तो कुल परिणामों की संख्या 6 होती है, तो आपको यहाँ पे लिख लेना है कुल परिणाम बराबर 6। कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो हमसे सम संख्या आने की प्रायिकता पूछी है, तो इसमें सम संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक सम संख्या ये है, एक ये है, एक ये है,
तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हमें नहीं ला सकना पी ई बराबर सम संख्या कितनी है 3 है तो 3 और ये टोटल सभी संख्या कितनी है 6 है तो 6 तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 तो 1/2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद खंड बा चलेगा, उसको देखेगा आप लोग। खंड बा और प्रश्न नंबर पहले का यहाँ पे लिखा हुआ सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको यहाँ पे लिखना है माना 7√5 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। जब प्यारे बच्चों ये परमेय संख्या है तो परमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाएगा। तो लिखना है 7√5 बराबर P/Q और आगे कोष्टक में लिखना है जहां P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक है और Q ≠ 0। इस प्रकार अब बच्चों आपको क्या करना है, जो √5 जो ये 7 है ना, ये वाला 7 इधर पहुंचा देना है। तो आपका हो जाएगा √5 बराबर P/7Q। तो ये प्रश्न हमारा हल हो गया। ठीक है, अब आपको इसकी हिंदी लिखनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे P/7Q एक परमेय संख्या है। एक परमेय संख्या है। पहले बच्चों जब ये परमेय संख्या है, जब ये हमारी परमेय संख्या है तो ये भी एक परमेय संख्या होगी। तो नहीं लाइन से परमेय संख्या है। फिर आपको लिखना अतः √5 भी एक परमेय संख्या है। फिर आपको नहीं लाइन से लिखना लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। लेकिन इस तथ्य का यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको इतना लिख देना है और इतनी आपको हिंदी तो याद करनी पड़ेगी आपको। अब आ जाइए प्रश्न नंबर पहले का बी, उसको देखिएगा। पहले के बी में दे रखा है चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है। तो ये हमारा आर का मान और ये थीटा का मान है। तो चाप की लंबाई ज्ञात करनी है हमें। प्रश्न नंबर पहले का खा। तो यहाँ पे लिख लो आर बराबर 14 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 30 डिग्री है। तो चाप की लंबाई बराबर सूत्र होता है हमारा पाई आर थीटा और बटा 180। ठीक है, पाई आर थीटा बटा 180। तो मान लगा दीजिए। पाई का मान 22/7 ऐसे नीचे निकाल दो। आर का मान 14 और थीटा का मान 30 और बटा 180। थोड़ा यहाँ पे काम कर लीजिए। तो 0 से 0 काट दो और 3 एकम 3 और 3 छक 18, 2 से काट 7 से काटो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 और 2 एकम 2 2 3 6। तो यहाँ पर बचेगा 22/3 बचेगा और 3 का भाग 22 में लगाएंगे तो आ जाएगा हमारा 7.33 सेंटीमीटर। तो ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर गा गमला देखिएगा आप। वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3,4 और -2,1 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले आपको लिखना बिंदु। बिंदु हमारे हैं ए 3,4
तथा बी -2 कामा -1। अब आपको लिखना अनुपात। तो बेटा जो अनुपात दे रखा है 3:2 दे रखा है, तो आपको निर्देशांक बराबर सूत्र लगाना है m1x2 m2x1 बटा m1 प्लस m2 कामा m1/2 m2/1 बटा m1 प्लस m2। तो इसमें ये वाला मान x1/1, ये x2 और ये y2 और ये वाला मान m1, ये वाला मान m2। तो मान लगाइए। तो बच्चों m1 का मान 3, x2 का मान -2 प्लस m2 का मान 2, x1 का मान 3 बटा m1 प्लस m2 3 + 2 प्लस सॉरी कामा रहेगा यहाँ पे m1 का मान 3 by2 का मान -1 प्लस m2 का मान 3 m2 का मान 2 और y1 का मान 4 बटा m1 प्लस m2 3 + 2। अब इसको थोड़ा हल करिए। तो बच्चों ये तो -6 प्लस का 6 और बटा 5 कामा ये बन जाएगा -3 प्लस का 8 बटा 5। तो प्लस माइनस कट जाएगा तो 0/5, ये हो जाएगा 5/5। तो ये से कट जाएगा तो 0,1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही आपके प्रश्न का आंसर आ गया। प्रश्न नंबर पहले का गा, इसके बाद पहले का घा घड़ी देखिएगा। अब आप घा घड़ी में दे रखा है x का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतने इतने के बीच की दूरी 5 मात्रक है। तो पहले बच्चों इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे और उसको बराबर, यानी इन दोनों के बीच की दूरी और बराबर 5 रखेंगे। चलिए समझिएगा। प्रश्न नंबर है हमारा पहले का घा घड़ी। तो यहाँ पे 2 बिंदु रखे हैं, x, 2 और 6,5। इनके बीच की दूरी तो बीच की दूरी बराबर 5 है। तो यहाँ पे 5, इधर जो मैंने हिंदी लिखी है इधर सूत्र लगाएंगे x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग और बराबर 5, और ये रहेगा इसके ऊपर अंडर रूट। मान लगा दीजिए ये x1 का मान, y1 का मान, x2 का मान, y2 का मान। तो x1 का मान x और x2 का मान 6 होल वर्ग, y1 का मान 2 और y2 का मान 5 इसका होल वर्ग। और प्यारे बच्चों ये हमारा अंडू हटेगा तो इधर घात 2 लग जाएगी, तो 5 पे घात 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे x - 6 का वर्ग और ये माइनस का 3 बचेगा, बराबर ये हो जाएगा हमारा 25। अब यहाँ पे इसका वर्ग 3 का 9 बन जाएगा और 9 को उधर भेज दो, तो x - 6 का वर्ग बराबर 25 - 9 हो जाएगा। तो x - 6 का वर्ग और बराबर ये हो जाएगा 16। अब इधर से घात हटेगी तो अंडर रूट लगेगा, तो x - 6 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 16। तो x - 6 बराबर प्लस माइनस 4। अब क्या करना, इस 6 को उधर भेजो तो x बराबर प्लस माइनस 4 और प्लस का 6 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे एक बार प्लस और एक बार माइनस लेना है। प्लस चिन्ह लेने पर, जब यहाँ पे प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर हो जाएगा हमारा 4 प्लस का 6। यहाँ पे देखो 2 चिन्ह है, प्लस भी है और माइनस भी है, तो हम लिख रहे हैं प्लस चिन्ह लेने पर तो यहाँ पर प्लस ही लिखा जाएगा, ठीक है, माइनस नहीं लिखा जाएगा। तो x बराबर 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिखना माइनस चिन्ह लेने पर, जब बेटा यहाँ पे माइनस चिन्ह लिखेंगे तो जब माइनस चिन्ह लेंगे तो यहाँ पे माइनस लिखा जाएगा। तो x बराबर माइनस का 4 प्लस का 6, तो x बराबर 2 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया। प्रश्न नंबर अगला देखिएगा। प्रश्न नंबर पहले का 5वां है। तो सबसे पहले इसका लिखना LHS, आपको LHS बराबर 1 +
सेक थीटा और बटा सेक थीटा। तो सेक को लिखा जाएगा 1 प्लस सेक को लिखेंगे 1 बटा कॉस थीटा और इसको लिखेंगे 1 बटा कॉस थीटा और जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। तो इसका गुणा इसमें करेंगे 1 प्लस इसका इसमें और ये कॉस थीटा और बटा कॉस थीटा और हर में आपको यही रखना है 1 बटा कॉस। तो प्यारे बच्चों ये कॉस से कॉस कट जाएगा। अब इसके बाद जो बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक। और प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखिए, गणित में जो भी काम करते हैं समान करते हैं, जितने का गुणा करेंगे उतने का ही भाग करेंगे और जितने इसमें जितना जोड़ेंगे उतना ही घटाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का गुणा करेंगे और 1 माइनस कॉस थीटा का ही भाग करेंगे। गणित का नियम कहता है जितने का गुणा करिए उतने का ही भाग करिए। ठीक है। और जितना जोड़िए उतना ही घटाइए। तो मैंने इतने का गुणा कर दिया और इतने का भाग कर दिया, सवाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऊपर वाली संख्या एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो यहाँ पे सूत्र बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक। यहाँ पे घात 2 लगाने से कोई फायदा नहीं क्योंकि उसका मान 1 ही रहेगा और बटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बन जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। बस यही आ गया प्रश्न का हल। तो आपको लास्ट में लिख देना है LHS बराबर RHS। ठीक है। प्रश्न नंबर अगला देखिएगा। तो प्रश्न नंबर पहले का 4 चम्मच है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है। ये हमारी टेबल है, इसको देख लीजिए और इसका माध्य कैसे निकालते हैं वो देखिए आप। तो बेटा ये हमारा वर्ग अंतराल है, ये हमारी बारंबारता और बारंबारता को लिखा जाता है F से। फिर इसके बाद हमें अगला कॉलम बनाना मध्यमान। तो यहाँ पे लिख लेना है मध्यमान। तो मध्यमान को X से लिखा जाएगा। तो मध्यमान कैसे निकालते हैं, बारंबारता जो वर्ग अंतराल ना हमारा वर्ग अंतराल को जोड़ के आधा करते हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 6 और 6 में 2 का भाग लगाएंगे 3। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 18 और 18 में 2 का भाग लगाएंगे 9। तो इसमें आप ये देख लो कितने का अंतर है, इसमें 6 का अंतर है। तो इसमें 6 जोड़िए, 3 में 6 जोड़ो 9, 9 में 6 जोड़ो 15 और 15 में 6 जोड़ो 21 और 21 में 6 को जोड़ो 27। ठीक है। अब आपको अगला कॉलम x इंटू एफ इन दोनों का गुणा करना है। तो जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 15 तो ये 45, 9 नेम 81। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 150 और इन दोनों का गुणा करेंगे तो निकलेगा हमारा 12 एकन 12 और 12 दूनी 24 और 1 25। ठीक है। और इसका इसमें गुणा करेंगे तो गुणा निकल के आएगा हमारा 108। अब ऐसे आपको एक नीचे लकीर कर लेनी है। बारंबारता को जोड़ेंगे तो इसका जोड़ कहलाएगा सिग्मा एफ बराबर। तो इसको जोड़ेंगे तो इसका जोड़ 40 हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो इसका जोड़ कहलाएगा हमारा सिग्मा एक्स इंटू एफ बराबर। तो इसका जोड़ हो जाएगा 606। तो यहाँ पे सूत्र लगाना है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ। तो यहाँ पे इसका मान है 606 और बटा 40। ठीक है। अब 40 का भाग इसमें आपको लगा के दिखाई दे रहे हैं 606। तो ये 40 एकन 40, तो यहाँ पे बचेगा 20। इसका उतारा ले लेंगे तो 206 हो गया। तो 40 पंजे 200। ठीक। तो यहाँ पे 6 बचेगा। अब यहाँ रखना दशमलव और आपको यहाँ बढ़ाना है 0। फिर 40 एकन 40, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 20 बचेगा। फिर 0 बढ़ा लो और 40 पंजे 200। तो ये पूरा पूरा हमारा कट जाएगा। तो जब 40 का भाग इसमें लगाएंगे तो जाएगा हमारा ये 15.15 बार। तो ये आ गया प्रश्न का आंसर। अब आ जाइए प्रश्न नंबर यानी पहला हमारा हो गया कंप्लीट। अब प्रश्न नंबर 2 चलेगा, उसको देखिए आप। तो प्रश्न नंबर निम्नलिखित 5 खंडों को हल कीजिए। तो प्रश्न नंबर 2 में 5 ही आपको हल करने, लेकिन यहाँ पर 6 हैं तो आपको सभी करके दिखाएंगे हम। ठीक है। तो प्रश्न नंबर पहला है 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उत्जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। चलिए समझिएगा इसको। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये समझ लो
संकेंद्रीय क्या है, एक ही केंद्र से दो वृत्त खींचे जाएं। ठीक है, देखो समझो, एक बेटा वृत्त ये हमारा है, आपको ये प्रकार से बनाना है। ठीक है, हमारे पास प्रकार है नहीं इस समय, तो ये प्रकार, ये हमारा केंद्र है जहाँ पे हम प्रकार की नोक रखते हैं। इसी केंद्र से एक दूसरा वृत्त खींचो इस प्रकार, तो ये दोनों वृत्त ही हमारे संकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। तो बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है इस प्रकार ये। तो आपको यहाँ पर लिख लेना ए और यहाँ लिख लेना है बी, और ये वाला बिंदु कहलाता है हमारा स्पर्श बिंदु। ठीक, जैसे हम पी से लिखेंगे तो वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे तो जो हमारी ए बी जीवा है ये दो बराबर भागों में विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे ये वाली दूरी और ये दूरी हमारी आपस में बराबर होगी, और ये हमारे छोटे वृत्त की त्रिज्या है जिसकी माप हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और वृत्त के केंद्र से इसको मिलाएंगे तो ये हमारी बड़ी वृत्त की जीवा हो जाएगी। ये हमारी बड़ी वृत्त की जीवा है जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 5 लिख लीजिए। और प्यारे बच्चों, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो यहाँ पे ये कोण बनेगा 90 अंश। तो चित्र तो बन के हमारा हो गया तैयार। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न नंबर दूसरे का क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे ओपी लंब ए बी। ठीक है, ओपी लंब ए बी, तो समकोण त्रिभुज पी ओ पी ए में, ओ पी ए में। अब इसमें लगाने पाइथागोरस प्रमेय, तो कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो ये 5 का वर्ग, आधार ये वाली भुजा है हमारी ए पी का वर्ग, और लंब ये वाली भुजा है 3 का वर्ग। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 25 ए पी का वर्ग, और ये प्लस का 9, और 9 को उधर भेजेंगे तो यहाँ पे 25 माइनस 9 बराबर ए पी का वर्ग। तो ए पी का वर्ग बराबर 16 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे ए पी का वर्ग बराबर 16 को लिखेंगे हम 4 पे घात 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ए पी बराबर निकलेगा 4 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों ये जो मान निकला ये 4 सेंटीमीटर, जब ये 4 है तो ये भी 4 होगा हमारा। ठीक है, तो आपको लिखना है जीवा ए पी की लंबाई, तो 4 प्लस 4 तो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आ गया प्रश्न का आंसर हमारा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर दूसरे का खा है, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रक्षेपित करती है वे बिंदु भुजाओं को समानुपात में विभाजित करते हैं। ये हमारे थेल्स प्रमेय है। ठीक है, चलिए समझिए इसको कैसे करना है आपको। तो इस प्रश्न के लिए सबसे पहले बनाना आपको एक त्रिभुज, तो त्रिभुज का नाम है हमारा ए बी और ये सी। तो इस बी सी के समांतर एक रेखा खींचेंगे जिसका नाम देंगे हम डी ई। तो जो डी और ई हैं वो ए बी और ए सी पर स्थित हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लो दिया है, यहाँ पे लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी में बी सी समांतर डी ई, यानी ये वाली भुजा इसके समांतर है। फिर आपको लिखना है सिद्ध करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, ए डी बटा डी बी और बराबर ए ई बटा ई सी बटा ये सिद्ध करना है हमें। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा रचना में लिखेंगे। रचना में क्या लिखना है वो देख लीजिए। यहाँ पे अगली हेडिंग होगी आपकी रचना। रचना में क्या लिखेंगे, जो बिंदु डी है ना, बिंदु डी से ए सी पर लंब डालेंगे। ठीक, इस प्रकार यहाँ पे कोण 90 अंश का बनेगा। फिर इसी प्रकार यहाँ से बिंदु ई से ए बी पे लंब डालेंगे। ठीक, यहाँ पर ये लंब, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एम और यहाँ पर लिखेंगे एन। फिर इसके बाद क्या करना है, इसको यहाँ से मिलाना है और इसको यहाँ से आपको ऐसे मिला देना है। तो यही हम रचना में लिखेंगे।
तो रचना में लिखेंगे डी एन लंब ए सी, डी एन लंब ए सी तथा ई एम लंब ए बी खींचा। फिर आपको लिख लेना है बीई और डीसी को मिलाया, बीई तथा डीसी को मिलाया। ठीक, अब आपको यहां पे लिखना है उपपत्ति। अब प्यारे बच्चों यहां पे एक चीज समझ लीजिए, ठीक है। देखो अभी आपको लिखना नहीं है, पहले समझना है, ठीक है। थोड़ा अलग से बता रहा हूं मैं। देखो यहाँ पर आप देखो AD बटा DB देख लो, AD बटा DB कहाँ पर मिलेंगे इस चित्र में। देखो AD और ये DB ये दोनों हैं, इसी देखो प्रश्न हल होगा। तो पहले इसका बेसिक समझो। बेसिक क्या है? तो प्यारे बच्चों एक हम बना रहे हैं समकोण त्रिभुज, ठीक। इस प्रकार ये इसका नाम दे रहे हैं AB और ये C। अब यहाँ पे ये हमारा है 90 अंश का कोण। और प्यारे बच्चों मैंने कह दिया बेटा ये वाली भुजा आपकी लंब है, तो लंब को बोलते हैं हम ऊंचाई। लंब को क्या बोलते हैं? ऊंचाई। और जिस भुजा पर लंब होता है, जिस भुजा पर लंब होता है वह आधार कहलाती है। तो ये लंब हमारा किस पर है? AB पर है, तो इस भुजा को बोलेंगे आधार। क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारा, तो यहाँ पे लिखेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो लिखना एरिया त्रिभुज ABC, एरिया त्रिभुज ABC। तो सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये हमारा सूत्र होता है बेटा। तो 1/2 आधार कौन सा हो? जिस भुजा पर लंब होता है, ठीक है। ये लंब हमारा किस पर है? AB पर है, तो ये वाली भुजा हो जाएगी हमारी आधार, और ये लंब को ऊंचाई बोलते हैं। तो आधार क्या है? AB और गुणा ऊंचाई क्या है? BC। तो इस प्रकार प्रश्न को हमें हल करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, इसको याद रखिए आप लोग। अब आ जाइए प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे अनुपात देखो, यहाँ पे लिखा हुआ AD बटा DB। तो पहले आप ये देखो इस AD के द्वारा कौन सा त्रिभुज बनेगा? इस AD के द्वारा बेटा ये वाला त्रिभुज बनेगा। ध्यान समझिएगा भाई, ठीक। यहाँ से AD यही त्रिभुज है, और इस भुजा पे लंब कौन सा है? इस भुजा पे ये वाला लंब। तो लंब को क्या बोलेंगे? ऊंचाई बोलेंगे। लंब को क्या बोलेंगे? ऊंचाई बोलेंगे। और जिस भुजा पर लंब होगा वह भुजा आधार कहलाएगी। तो जब हम AD लेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। इतनी बात ध्यान रखिए। फिर यहाँ पे लिखा हुआ DB, तो DB के द्वारा कौन सा त्रिभुज बनेगा? DB। तो देखो ये रही DB। तो इस भुजा के द्वारा हमें त्रिभुज लेना है ये वाला, बच्चों ये वाला त्रिभुज लेना है हमें। इस भुजा के द्वारा ये वाला त्रिभुज बनेगा। तो जब ये वाला त्रिभुज बनेगा तो ये हमारी हो जाएगी, ये वाला हो जाएगा आधार, ये इसका आधार हो जाएगा, और यही इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? यही इसकी। देखो जब हम ये वाला त्रिभुज लेंगे बेटा, जब ये वाला त्रिभुज लेंगे तो इस वाले त्रिभुज के लिए ये वाला आधार और ये ऊंचाई हो जाएगी। जब हम ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला, तो ये आधार और ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। चलिए समझिएगा। तो पहले लिखना है एरिया त्रिभुज ADE। यहाँ पे लिखना है हमें एरिया त्रिभुज ADE, फिर बटा एरिया त्रिभुज EDA, EDB, एरिया त्रिभुज EDB। तो सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो जब हम बेटा ये वाला त्रिभुज लेंगे तो ये आधार हो जाएगा और ये वाली ऊंचाई हो जाएगी, AD गुणा ME, इस प्रकार। और जब हम ये वाला त्रिभुज लेंगे तो ये आधार और ये ऊंचाई। तो आपको यहाँ पे 1/2 तो आधार हमारा हो जाएगा DB और गुणा ऊंचाई ME हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या करना है? ME से ME काट देना, 1/2 से 1/2 काट देना। तो आपको लिखना है यहाँ पर एरिया त्रिभुज ADE बटा एरिया त्रिभुज EDB। तो यहाँ पे जो बचा हुआ है AD बटा DB, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर पहला।
ठीक है। अब यहाँ पे इसका मैंने दूसरा चित्र बना दिया जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ए ई बटा ई सी। अब ए ई और ई सी कहाँ प्राप्त होंगे, देखो ए ई और ई सी। तो अब की बार ये वाली भुजा लेनी है पूरी। तो इस यानी ए ई के द्वारा कौन सा त्रिभुज बनेगा, ए ई के द्वारा त्रिभुज बनेगा हमारा ए डी ई। तो इस त्रिभुज में अब की बार ये वाला आधार करना है और ये वाली ऊंचाई करनी है। फिर इसी प्रकार ई सी, तो इसके द्वारा ये वाला त्रिभुज बनेगा हमारा, ये वाला त्रिभुज बनेगा। तो ये वाली यानी इसको आधार बनाना है और इसको ऊंचाई यानी इसको ऊंचाई बनाना है। चलिए समझिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, ये रहा हमारा चित्र। तो यहाँ पे लिखना है एरिया त्रिभुज ए डी ई और बटा एरिया त्रिभुज डी ई सी, एरिया त्रिभुज डी ई सी। तो पहले 1/2, ठीक है। अब जब ये वाला त्रिभुज लेंगे तो बच्चों ये वाली भुजा आधार, ये वाली भुजा आधार और ये हो जाएगी हमारी ऊंचाई। तो यहाँ पे लिखना है ए ई गुणा डी एन और बटा, तो फिर 1/2। और जब हमें ये वाला त्रिभुज लेंगे तो ये वाली भुजा हो जाएगी आधार और ये वाली भुजा हो जाएगी ऊंचाई। तो यहाँ पे लिखना है ई सी और गुणा डी एन। तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा और डी एन से डी एन कट जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एरिया त्रिभुज डी ई सी बराबर एरिया त्रिभुज किसके, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया त्रिभुज ई डी बी रखने पर इसकी जगह पे हमें ये लगा देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया त्रिभुज ई डी बी। अब यहाँ पे बचा हुआ हमारा ए ई बटा ई सी और ये बनेगा समीकरण नंबर हमारा 2। तो अब आपको लिखना है समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो जो चीज़ हमारी बराबर है उसको हटा देंगे, जो चीज़ बराबर है उसको हटा देंगे। तो देखो ये दोनों बिल्कुल सेम है, ये दोनों बिल्कुल कैसे एक जैसे हैं। तो आपको इन दोनों को लिख देना है। तो आप लिख देंगे यहाँ पर ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, ठीक। और यही हमारा हो गया प्रश्न का हल और यही बेटा हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए इति सिद्धम, ठीक। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। तो प्रश्न नंबर है दूसरे का गा, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। समझिएगा। तो यहाँ पे लिख देना है तीसरे का दूसरे का गा गमला। तो आपको यहाँ पे लिखना है माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है, x तथा x प्लस 1 है। अब प्रश्न कह रहा है इनके वर्गों का योगफल, इनके वर्गों का योगफल बराबर कितना है 365 है। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल वर्ग लगाएंगे। तो पहले इसको तो ऐसे ही लिख दो, a स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2x हो जाएगा बराबर 365। तो प्यारे बच्चों x स्क्वायर 2x स्क्वायर और प्लस का 2x 365 को उधर ले आओ बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x ये माइनस का 364 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ पे क्या होगा 2 का भाग लग जाएगा। तो आपको यहाँ पे लिख देना है 2 का भाग देने पर, 2 का भाग देने पर जब इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस x
माइनस 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। अब 182 के ऐसे गुणनखंड करो, 182 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पर 1 आए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे 14 और 13 हो जाएगा, 14 माइनस 13 और माइनस का 182 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर ये 14x माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14, यहाँ से माइनस का 13 कॉमन ले लो तो x प्लस 14 बराबर 0। तो x प्लस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ से x के मान निकालेंगे तो x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 14। आपको पता है माइनस वाला उत्तर अमान्य होता है, तो इसके नीचे लिख देना है अमान्य। अब यहाँ पर x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13, तो ये वाला उत्तर हमारा मान्य होगा, अर्थात सही होगा, मान्य। तो नई लाइन से लिखना संख्याएं बराबर, संख्या हमारी x तथा x प्लस 1 मानी थी हमने, तो यहाँ पे x का मान कितना 13 है, तो यहाँ पे 13 और 1 14 निकल के आ जाएगा, और यही आ गया बेटा प्रश्न का आंसर हमारा। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरे का घ है, यदि समीकरण, तो यहाँ पे एक समीकरण दे रखा है, ठीक, ये वाला, के मूल वास्तविक और बराबर हैं तो m का मान ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा इसको। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण दे रखा, तो इसके a और b और c के मान ज्ञात करिए। तो देखो यहाँ पे हम 1 रख सकते हैं, तो a बराबर 1 और b बराबर हमारा हो जाएगा 2m माइनस 1, और यहाँ पे c बराबर लिख लेना आपको m प्लस 5। अब इसके मूल समान है, तो आपको यहाँ पे लिख लेना है मूल समान है। तो जब प्यारे बच्चों मूल समान है तो आपको सूत्र लगाना है यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो ए बी सी के मान यहाँ पे लगा दीजिए। तो ये हमारा बी का मान है 2m माइनस 1 और इसका होल वर्ग माइनस 4, ए का मान 1 और सी का मान है हमारा m प्लस 5 और बराबर 0। तो जब यहाँ पे ये बड़ा वाला कोष्ठक घटेगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और इसका होल वर्ग हो जाएगा। तो 4m माइनस 1 का होल वर्ग माइनस 4 और m प्लस 5 और बराबर 0। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में 4 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में 4 का भाग देने पर, जब इसके दोनों पक्षों में हम 4 का भाग लगाएंगे तो देखो ये 4 एकन 4, 4 एकन 4 और इधर 0 ही रहेगा हमारा। ठीक है, तो m माइनस 1 का होल वर्ग और माइनस m प्लस 5 और बराबर 0, इस प्रकार। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे a माइनस बी का होल वर्ग लगा देना आपको। तो a माइनस बी का होल वर्ग होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2m, इतना। और जब कोष्ठक से बाहर माइनस का चिन्ह होगा तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे, m माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा काम करिए, m स्क्वायर, देखो माइनस का 2m और माइनस का m, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 3m। और प्यारे बच्चों ये माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस का 4 बचेगा बराबर 0। अब इसके काटने हैं गुणनखंड। तो देखो यहाँ पे 1 होता है, तो 4 एकन 4, 4 के ऐसे गुणनखंड काटो घटाने पर 3 मिल जाए, तो 4 एकन 4 कर दो, तो m स्क्वायर माइनस का यहाँ पे m और 4 माइनस 1 माइनस का 4 बराबर 0। m का अंदर गुणा करेंगे तो m स्क्वायर माइनस का 4m और माइनस माइनस प्लस m माइनस 4 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ से m कॉमन लेंगे तो m माइनस 4 बचेगा, यहाँ से प्लस 1, तो m माइनस 4 बराबर 0। तो m माइनस 4 और m प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से m का मान निकाल लो, तो m माइनस 4 बराबर 0, तो m बराबर 4, फिर m प्लस 1 बराबर 0, m बराबर माइनस 1। तो ये बेटा आ गया प्रश्न का आंसर हमारा। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखिएगा। आप लोग वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर है दूसरे का, यहाँ अज्ञात बारंबारता ज्ञात कीजिए यदि दिए गए बारंबारता बंटन का माध्यिका 24 है। ठीक, और ये हमें एक सारणी दे रखी है, तो इसमें p का मान ज्ञात करना है हमें। चलिए समझिएगा इसको।
तो आप लोग एक बात ध्यान रखिए, जब प्रश्न में माध्यिका ज्ञात करनी है तो उसके लिए संचयी बारंबारता निकाली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगला कॉलम बना लेना हमें संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता किस प्रकार बनाते हैं वो भी देख लीजिए। पहले ये 5 है तो 5 लिख लो, 5 में इस 25 को जोड़ो 30, और 30 में इस 25 को जोड़ो 55, और 55 में इस p को जोड़ो तो 55 प्लस p, और 55 में इस 7 को जोड़ो तो हमारा हो जाएगा 62 प्लस p। और प्यारे बच्चों ये वाला जो मान होता है वो n का होता है। ठीक है, तो n बराबर हो जाएगा हमारा इतना। ये अब यहाँ पे जो माध्यिका दे रखी है 24, माध्यिका बराबर 24। अब आपको इस माध्यिका से क्या ज्ञात करना है, तो जो माध्यिका 24 है तो आप देखो वर्ग अंतराल में 24 कहाँ पर मिलेगा। ये जो माध्यिका 24 है तो वर्ग अंतराल में 24 कहाँ पर मिलेगा, तो बेटा 24 मिलेगा हमें 20 और 30 के बीच में। तो ये हो जाएगा हमारा L का मान, L का मान 20 हो जाएगा, और इसके सामने ये वाला मान हो जाएगा हमारा F का। फिर बारंबारता में इसे सामने से ऊपर ये हो जाएगा हमारा CF का मान। ठीक इस प्रकार ये मान छांटे जाएंगे। एक बार फिर समझिए, सबसे पहले इसमें ये देखना माध्यिका हमारी 24 है तो माध्यिका वर्ग अंतराल में कहाँ पर आएगी, 24, 20 और 30 के बीच में आएगी। तो ये वाला मान हमारा L का हो गया और ये F का हो गया, इसके सामने से ऊपर ये CF का हो गया। अब यहाँ पे लगाना हमें सूत्र। तो माध्यिका का जो सूत्र होता है हमारा L बराबर L प्लस N बटा 2 माइनस CF बटा F इंटू H। और प्यारे बच्चों H कहाँ से लाओगे, देखो यहाँ पे 10-10 का अंतर है, वर्ग अंतराल में 10-10 का अंतर है, तो H बराबर यहाँ पे 10 लिख लो। अब ये सब मान लगा दीजिए इसमें। L का मान कितना है, L का मान 20 है तो यहाँ पे 20 प्लस N बटा 2, N बटा 2 का मान बेटा N का मान ये है तो आपको लिखना 62 प्लस P और बटा 2 और माइनस CF 30 है तो आपको यहाँ पे 30 लिख देना है, और बटा F का मान 25 है तो यहाँ पे 25 और H का मान 10 है तो आपको यहाँ पे 10 लगा देना है। अब इसको थोड़ा हल करिए तो देखो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो इसका गुणा इसमें और इसका इसमें 25 प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा 62 प्लस P और माइनस 60 हो जाएगा। ठीक 30 दूनी 60 और बटा तो ये 2 का 2 हमारा नीचे आ जाएगा, चलो लिख लो एक रन बढ़ा लो ऐसे करके 25, यहाँ पे 10 और जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। ठीक हमारी मान बटे की लकीर हमारी, तो 20 को तो लिख लो ऐसे ही 20 प्लस, तो हो जाएगा जब इसमें से घटाएंगे तो 2 प्लस P और बटा, और ये 2 का गुणा हो जाएगा इसमें। देखो ये संख्या जाएगी ऊपर और ये आएगी यहाँ पर, तो इस 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो संख्या यही रहेगी हमारी, और 2 का गुणा 25 में करेंगे 50 हो जाएगा, और ये 10 और 0 से 0 कट जाएगा। और प्यारे बच्चों जो माध्यिका दे रखी माध्यिका 24 है तो यहाँ पे 24 लिख दो। अब आपको क्या करना है, ये वाला 20 इधर ले आओ, 24 माइनस 20 और बराबर यहाँ पे बचेगा 2 प्लस P बटा 5, तो यहाँ पे ये बचेगा हमारा 4, तो 4 बराबर 2 प्लस P बटा 5। इसके नीचे कर लो इसका इसमें और इसका इसमें, तो 2 प्लस P बराबर 20 और इस P को भेज दो उधर, तो P बराबर हो जाएगा हमारा 20 माइनस 2, तो P बराबर बेटा 18 निकलेगा, P बराबर 18, और यही आ गया प्रश्न का आंसर हमारा। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिएगा आप। प्रश्न नंबर है हमारा इसका
4 चम्मच दूसरे का, चार चम्मच में दे रखा है। एक थैले में 5 काली, 7 लाल और 3 सफ़ेद गेंदें हैं। एक गेंद आदर्श निकाली जाती है। ज्ञात कीजिए कि निकाली गई गेंद लाल है, काली नहीं है। समझिएगा इसको। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है गेंदों की संख्या। काली गेंद, तो काली गेंद को ब्लैक यानी बी बना दो, 5 है। तो इसके बाद लाल गेंद अर्थात रेड बराबर कितनी है, 7 है। इसके बाद सफ़ेद गेंद डब्लू यानी वाइट कितनी है, 3। अब इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कुल गेंद बराबर, तो इन सबको जोड़ेंगे तो जोड़ हो जाएगा 15 हमारा। अब आपको यहाँ पे नंबर 1 डाल के लिखना है। नंबर 1 में लाल गेंदें निकालनी है, लाल है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा कुल परिणाम हो गया, ठीक है। लाल गेंद है तो पी रेड बराबर, तो यहाँ पे लाल गेंदें कितनी है, 7 है। तो आपको 7 और बटा कुल परिणाम नीचे रहेगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न है इसका, काली है, पहले निकालो इसमें काली है, तो यहाँ पे आपको लिखना है पी वी बराबर। तो काली गेंदें कितनी है, तो काली गेंदें हमारे पास हैं 5, तो 5 बटा 15। अगर ये कट जाए तो काट दिया करो, 5 एकन 5 और 5 तो 15, तो इसका आंसर 1 बटा 3। फिर इसके बाद नंबर 3 काली गेंद नहीं है, काली नहीं है। तो प्यारे बच्चों एक सूत्र आपने देखा होगा, ये वाला देखो, पी ई प्लस पी ई, देखो ये होने की प्रायिकता होती है और ई के ऊपर मैं डंडा लगा दिया, ये ना होने की प्रायिकता होती है। ये होने की प्रायिकता ना होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। तो मैं काली नहीं है इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पी बी प्लस पी बी पे बार लगा दो बराबर 1। ये होने की प्रायिकता, ये काली गेंद ना होने की प्रायिकता। तो बेटा इसका तो मान निकाल चुके हैं हम, इसका मान निकाला 1 बटा 3, देखो ये रहा। तो यहाँ पे 1 बटा 3 और प्लस पी काली ना यानी काली ना होने की प्रायिकता बराबर 1। अब 1 बटा 3 को उधर भेज दो, ये हमारी ना होने की प्रायिकता, काली गेंद ना होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस 1 बटा 3। अब 3 एकन 3 और माइनस 1 बटा 3, तो इसका आंसर निकलेगा 2 बटा 3, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है, प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों प्रश्न को हल करने से पहले एक सूत्र बता दूं आपको। एक सूत्र होता है हमारा SN बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो देखो यहाँ पे n है, तो प्रश्न कह रहा है 7 पदों का योगफल 49 है, 7 पदों का योगफल 49 है, तो यहाँ पे 7 लिखना है हमें। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐस 7 बराबर 49। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो n की जगह पे 7 लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पे 7 लिखना है और यहाँ पर भी 7 बनाना है, यानी यहाँ पे 7 लिखना है और यहाँ पर 7 लिखना है। तो हमारा हो जाएगा 7 बटा 2 2a प्लस यहाँ पर भी 7 रखना है, 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर 49। इस प्रकार 7 पदों का योगफल 49 है। तो पहले आय 7 बराबर 49,
फिर n की जगह पे 7 लगाना है, यहाँ पे 7 रखना और यहाँ पे 7 रखना है। अब इसको थोड़ा हल कर लो तो ये बन जाएगा हमारा 7/2 2a और प्लस 6d बनेगा बराबर 49। अब प्यारे बच्चों यहाँ से 2 कॉमन लेंगे हम, 7/2 और गुणा 2, जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा a प्लस 3d और बराबर 49। ये 2 से 2 कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, तो a प्लस 3d बराबर 7 और समीकरण नंबर पहला। अब आगे प्रश्न कह रहा है यहाँ पे 17 पदों का योगफल 289 है। 17 पदों का योगफल 289 है, तो ऐस 17 बराबर 289। यहाँ पर बिल्कुल सेम ऐसी तरह करना है। तो जो 17 है ना, 17 आपको यहाँ पे लगाना है, यहाँ लगाना है और यहाँ लगाना है। तो ये बन जाएगा हमारा 17/2, फिर लिखना है 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी और बराबर 289। 17/2 2a प्लस यहाँ पे 16d बचेगा और 289। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 17/2 जब गुणा 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे a प्लस 8d बचेगा बराबर 289। 2 से 2 चला जाएगा, 17 एकम 17 और 17 17 289। तो यहाँ पर हमारा बचेगा a प्लस 8d बराबर 17 और ये बना समीकरण नंबर हमारा दूसरा। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो ये वाला उठा के इसके नीचे लगाना है आपको, पहला समीकरण। तो पहला समीकरण a प्लस 3d बराबर 7, ये समीकरण नंबर पहला। ऐसे यहाँ पे लिख करना, चिन्ह बदलना, माइनस माइनस और ये माइनस, तो प्यारे बच्चों इससे ये कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा 5d और बराबर 10। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो d बराबर 2 निकल आया। अब इसके बाद ये वाला मान 1 में लगाओ, चाहे आप 2 में लगा दो। 1 में रखने पर d का मान 2 है तो d का मान यहाँ पे लगा दो इसकी जगह पे, ठीक है। तो 3 गुणा 2 हो जाएगा। तो आपको लिखना है यहाँ पर a प्लस 3 गुणा 2 और बराबर 7, तो हो जाएगा a प्लस 6 बराबर 7 और 6 को उधर भेज दो, तो a बराबर हो जाएगा हमारा 7 माइनस 6 और a बराबर 1 निकल के आ जाएगा। अब हमें निकालना है इसके n पदों का योगफल। अब यहाँ से दूसरे पेज पे पहुँच रहे हैं, आराम से पहले वीडियो को रोक के यहाँ तो नोट कर लीजिए। तो इसके n पदों का योगफल निकालेंगे तो इसके लिए सूत्र है हमारा एस n बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा n पदों का योगफल सूत्र होता है। तो जो हमने a d के मान निकालने बस हम यहाँ पे रख देने लाके। तो a बराबर है हमारा 1 और d बराबर है हमारा 2, ठीक। ये सब मान यहीं पे रखेंगे, आगे लिख देना है रखने पर। लगाइए भाई, n/2 2 गुणा 1, a का मान 1 प्लस n माइनस 1 और d का मान 2 है तो यहाँ पे 2 लगा देना है। तो n/2 तो हो जाएगा 2 और प्लस 2 का 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 का गुणा इसमें करो तो 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2n माइनस का 2, और प्यारे बच्चों ये 2 से 2 कट जाएगा। कटने के बाद जो बचेगा n/2, यहाँ पे 2n बचा हुआ है, फिर ये 2 से 2 चला जाएगा तो n गुणा n स्क्वायर बचेगा और यही आ गया प्रश्न का आंसर, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरे का अथवा। यहाँ पे कह रहा है एक समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक बना लो समकोण त्रिभुज इस प्रकार ही है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये वाला कोण 90 अंश होगा और 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, यहाँ पे a, यहाँ पे b, यहाँ पर c। एक बार प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। जो ऊंचाई है ना, ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और कर्ण 13 है, तो इसको कर लो 13। तो जो ऊंचाई है ये हमारी ऊंचाई है
ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार को कर लो x। जब आधार को x करेंगे तो जो हमारी ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, इस प्रकार। तो अब आपको यहाँ पे लिख लेना है माना माना आधार बराबर x सेंटीमीटर और ऊंचाई है जो हमारी x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब आपको लगाना पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस गलत लिख दिया यार, पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो मान लगा दीजिए इसमें, तो कर्ण हमारा 13 है और आधार है हमारा x का वर्ग और लंब, ऊंचाई को ही लंब बोलते हैं, ठीक है, x माइनस 7 का वर्ग। तो ये तो हो जाएगा हमारा 169, ये x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे क्या करना है, a माइनस बी का होल वर्ग लगाना है आपको। तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और ये b। अब इसको थोड़ा हल करिए। पहले एक काम करो, इस वाले पक्ष को लिख लो पहले, ठीक है, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस और 7 दूनी 14x और प्लस का 49 और बराबर इधर लिख लो ये 169। अब 169 को इधर ले आओ, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 और माइनस का 169 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x जब इसमें से घटाएंगे तो बचेगा हमारा 120 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे 2 का भाग लगेगा, तो पहले लिख दो 2 का भाग देने पर, 2 का भाग देने पर जब इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0। अब यहाँ पे गुणनखंड काटने 60 एकन 60, 60 के ऐसे गुणनखंड काटो घटाने पर 7 मिले, ठीक है। तो प्यारे बच्चों 12 पंजे 60 और 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस x 12 माइनस 5 माइनस का 60 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस का 60 बराबर 0। अब यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12, यहाँ से प्लस का 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 बराबर 0। अब आपको x माइनस 12 और x प्लस 5 बराबर 0, तो x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12। फिर यहाँ पर x प्लस 5 बराबर 0 और x बराबर माइनस 5। आपको पता है प्यारे बच्चों जो माइनस वाला उत्तर होता है वो हमारा अमान्य होता है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है अमान्य। तो ये वाला उत्तर हमारा मान्य है, ठीक, ये वाला सही है और ये वाला गलत है। तो यहाँ पे लिखेंगे भुजाएं, यानी प्रश्न कह रहा है कहाँ चला गया, हाँ, अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों मैंने आधार को क्या माना था, आधार को माना था x और x का मान कितना है 12 सेंटीमीटर। फिर आपको नई लाइन से लिखना है ऊंचाई को माना था x माइनस 7 और x का मान कितना 12 है, तो यहाँ पे 12 लगा देना है। तो 12 माइनस 7, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है, एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश था, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले बनाना है आपको समतल, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये हमारी है एक मीनार। पहले कोण था हमारा 60 अंश, ठीक, जब ये 60 अंश था और फिर 60 से इसका 30 हो गया,
तो इसकी छाया 50 मीटर अधिक बढ़ गई। तो ये वाली छाया हमारी कितनी थी, x थी, और जैसे ही इसका कोण 60 से 30 हो गया तो 50 मीटर छाया इसकी बढ़ गई, तो ये वाली दूरी होगी 50 मीटर। तो यहाँ पे A, यहाँ पर B, यहाँ पे C, यहाँ पर D। तो हमें क्या करना है, इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लो 30। तो सबसे पहले लिखना है माना DC या CD एक मीनार है। माना CD एक मीनार है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज BCD में, तो यहाँ पे लिखना है आपको समकोण त्रिभुज BCD में, और tan 60 लगाना है। tan 60 लंब बटा आधार, तो प्यारे बच्चों ये लंब और ये आधार, तो h बटा x, और tan 60 का मान √3, तो h बटा x। तो यहाँ से x का मान निकाल लो, इसका इसमें, तो √3x बराबर h, तो √3 का भाग लगा दो, तो x बराबर हो जाएगा हमारा h बटा √3 इतना। और इसको कर लो समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे लिखना है समकोण त्रिभुज ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में। तो अब आपको यहाँ पे लगाना है tan 30 लंब बटा आधार, आधार पूरा ये हो जाएगा h बटा 50 प्लस x। तो यहाँ पे लिख लेना है tan 30 h बटा 50 प्लस x, इस प्रकार। तो tan 30 का मान 1 बटा √3, और h और x का मान है हमारा h बटा √3, तो यहाँ पे लगा देना h बटा √3, तो 50 प्लस h बटा √3, इस प्रकार। तो 1 बटा √3 बराबर h बटा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 50 √3 और प्लस का h और बटा √3, और ये √3 पहुँच जाएगा ऊपर, तो 1 बटा √3 बराबर हो जाएगा √3h बटा 50 √3 और प्लस का h। अब कैसे गुणा करो, इसका इसमें और इसका इसमें, तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3h बन जाएगा बराबर 50 √3 और प्लस का h। अब ये वाला h इधर लाएंगे तो घट जाएगा, तो 2h बचेगा, और 50 √3, 2 का भाग लग जाएगा, चाहो तो ऐसे काटो, 2 एकम 2, ये 25 हो जाएगा, तो h बराबर निकलेगा 25 √3 मीटर। ठीक है, पहले ये देखो तो आंसर आया है कि नहीं आया। अगर ये नहीं आया तो फिर √3 का मान लगाएंगे हम। ठीक है, आंसर इसका यही दे रखा है। अगर ये ना देता तो √3 का मान हम लगा देते। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 4 का अथवा उसको देखिएगा आप लोग। अब आपको यहाँ पे लिखना है प्रश्न नंबर 4 का अथवा। बोर्ड की परीक्षा में ऐसी हमारी तरह लिखना है आपको। तो ये सिद्ध करने वाला सवाल है। यहाँ पर लिखना है आपको sin A माइनस cos A और प्लस 1 बटा sin A प्लस cos A माइनस 1 बराबर 1 बटा सेक A माइनस tan A। तो प्यारे बच्चों ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसका LHS लिखना है। sin A माइनस cos A प्लस 1 sin A प्लस cos A माइनस 1। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बता दें आपको हम, देखो यहाँ पे या तो सेक देखो या फिर tan देखो। तो प्यारे बच्चों सेक क्या होता है, सेक होता है हमारा 1 बटा cos, ठीक है, और tan क्या होता है, tan होता है sin A बटा cos। तो हमने इन दोनों को हरों में क्या देखा, यहाँ पर भी cos है, यहाँ पर भी cos है, तो हर में क्या cos है। सेक क्या होता है, ये सेक होता है 1 बटा cos, तो मैंने ये cos देखा। फिर tan क्या है, sin बटा cos, तो यहाँ पर भी cos है, दोनों जगह हर में cos cos है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अंश और हर में cos का भाग लगाएंगे। तो आपको यहाँ पे लिखना है अंश तथा हर में cos A का भाग
देने पर। ठीक है, अंश और हर में कॉस ए का भाग लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा साइन ए बटा कॉस ए माइनस कॉस ए बटा कॉस ए और प्लस 1 बटा कॉस ए, इस प्रकार। और बटा, अब हर में लगाना है साइन ए बटा कॉस ए प्लस कॉस ए बटा कॉस ए माइनस 1 बटा कॉस ए। अब जो कट जाए उसको काट दो, ये इससे कटेगा और ये इससे कटेगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो प्यारे बच्चों, ये 1 बटा कॉस क्या होता है, 1 बटा कॉस सेक होता है, तो आपको यहाँ पे लिख लेना है सेक ए। अब साइन बटा कॉस टेन होता है तो प्लस टेन ए। अब यहाँ पे -1 बचा हुआ तो -1 इधर लिख लो बटा, इसी प्रकार यहाँ पे 1 हो गया तो यहाँ पे 1 लिख लो। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, ये वाला मान लिख लो, पहले ये 1 लिख लो, फिर इसके बाद 1 बटा कॉस क्या है, 1 बटा कॉस सेक है तो माइनस सेक है, और इसको पीछे कर लो, साइन बटा कॉस क्या होता है, टेन होता, तो यहाँ पे टेन लिख लो, इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों, एक सूत्र आपने देखा होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस एक की जगह पे ये वाला मान लगा देना है। तो यहाँ पे लिखना है आपको सेक ए प्लस टेन ए माइनस, इस एक की जगह पे ये वाला मान लगा देंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस सेक ए और प्लस टेन ए। इसको ऐसे कोष्ठक लगा दो। तो प्यारे बच्चों, आपने एक सूत्र और देखा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का काम हो रहा है, तो इसको एक बार प्लस एक बार माइनस में लिख देना है। तो यहाँ पे लिखना है सेक ए और प्लस टेन ए, इसी चीज को एक बार प्लस एक बार माइनस लिखना है। सेक ए, यहाँ पे देखो माइनस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह, सेक ए प्लस टेन ए, अगले कोष्ठक में माइनस सेक ए माइनस टेन ए। अब हर में आपको कुछ नहीं करना, हर को ऐसे ही लिखते रहिए। वन माइनस सेक ए और प्लस टेन ए। अब ऊपर पदों की संख्या 2 है, देखो एक पद ये है और एक पद ये है, तो यहाँ से ये वाला कॉमन ले लेंगे, प्लस वाला कॉमन हो जाएगा, सेक ए प्लस टेन ए। तो प्यारे बच्चों, जब ये हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये 1 बचेगा और ये चला जाएगा, तो माइनस का ये बचेगा, सेक ए माइनस टेन ए। और हर को यही लिख लीजिए आप, 1 माइनस सेक ए और प्लस टेन ए। अब आपको पता होना चाहिए, जब कोष्ठक से बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे, सेक ए प्लस टेन ए, तो कोष्ठक से बाहर माइनस का चिन्ह है तो इन दोनों के चिन्ह बदलेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, सेक ए पहले तो 1 लिखो, ये 1 माइनस सेक ए और ये माइनस माइनस प्लस टेन ए बटा हर 1 माइनस सेक ए और प्लस टेन ए। अब प्यारे बच्चों, इससे ये कट जाएगा। अब ये कटने के बाद जो हमारा बचा हुआ है सेक ए प्लस टेन ए बचा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे हम, इतना तो निकल के आएगा, कभी कभार देखो प्रश्न में इतना भी पूछ देता है। ठीक, अगर इतना पूछे तो आपको यहीं तक छोड़ देना है। अब इससे आगे क्या करना है वो देखिएगा। तो यहाँ पे लास्ट वाली लाइन को दोबारा लिखेंगे हम, सेक ए प्लस टेन ए। देखो प्यारे बच्चों, गणित का नियम ये होता है, जितने का गुणा करेंगे उतने का ही भाग करेंगे और जितना जोड़ेंगे उतना घटाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सेक ए माइनस टेन ए का
गुणा करेंगे और इतने का ही भाग करेंगे। ठीक है, जितने का आपको गुणा करना उतने का ही भाग करना है। अब यहाँ पे देखिए आप, एक बार प्लस एक बार माइनस है। जब एक बार प्लस एक बार माइनस है तो सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है और बटा सेक ए माइनस टेन है। तो प्यार बच्चों ऊपर वाला तो सूत्र बन गया ये, तो इसकी जगह पे हम लगा सकते हैं एक, तो एक बटा सेक ए माइनस टेन ए। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। तो LHS बराबर RHS आपको लिख देना है। ठीक है, अब आ जाइए प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, एक खिलौना शंख के ऊपर अर्धगोले के रूप में है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। यदि खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन दोनों ज्ञात करने हैं। चलिए समझिएगा इसको। तो आपको यहाँ पे पहले सबसे पहले बनाना एक शंकु और शंकु के ऊपर एक अर्धगोला है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा शंकु है और इस शंकु के ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है इस प्रकार। तो इस ठोस की जो पूरी ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक की। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज लिख लीजिए, शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या समान है। शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या समान है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आर का मान दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक चीज और समझिएगा प्यारे बच्चों, देखो ये हमारी त्रिज्या होती है। ठीक, ये हमारी दोनों त्रिज्या, अर्धगोले की भी त्रिज्या है और इस शंकु की भी त्रिज्या है। और प्यारे बच्चों ये भी त्रिज्या होती है। तो ये यानी जो इसकी दूरी दे रखी है 3.5 और इसकी भी दूरी है हमारी 3.5 और ये यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो इस पॉइंट से लेके यहाँ तक ये हमारी शंकु की ऊंचाई कहलाती है। तो आपको पता है ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरी ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेके यहाँ तक 15.5 सेंटीमीटर है। अगर हम 15.5 सेंटीमीटर पे ये वाला घटा दें तो हमें शंकु की ऊंचाई मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर, तो 15.5 में से 3.5 घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारी शंकु की ऊंचाई निकल के आ जाएगी। अब इसके बाद शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी, L बराबर, तो L बराबर हमारा जो सूत्र होता है L बराबर अंडर रूट h का वर्ग प्लस r का वर्ग। तो यहाँ पे मान लगा दीजिए अंडर रूट, तो h का मान है 12 का वर्ग और r का मान है 3.5 का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 144 और प्यारे बच्चों 35 का वर्ग हो जाएगा हमारा 1225 और दशमलव से पीछे एक अंक है तो यहाँ पे 2 अंक हो जाएंगे। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे जोड़ने में प्राप्त होगा 156.25 और ये जो संख्या हमारी 125 का वर्ग होता है। तो आपको लिखना L बराबर 125 यानी 12.5 सेंटीमीटर। ये हमारी तिरछी ऊंचाई निकल के आ गई है। अब यहाँ पे निकालना है हमें इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आपको लिखना है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस ठोस में क्या क्या सम्मिलित है, देखो इस ठोस में एक शंकु सम्मिलित है और एक अर्धगोला है। तो शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर एल और प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों यहाँ से हम कॉमन लेंगे, तो कॉमन यहाँ लेंगे पाई आर कॉमन लेंगे। ठीक, कॉमन लेने से सवाल सरल हो जाता है। तो जब पाई आर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा एल प्लस 2r बचेगा और पाई का मान लगाना 22/7, आर का मान है हमारा 3.5
और एल का मान है 12.5 और प्लस 2 गुणा आर का मान 3.5। तो इससे ये काटो 7 एकम 7, 0.5 हो जाएगा, 7 पन्ना 35। और प्यारे बच्चों 22 पंजे 110, 110 और 10 में से पीछे एक अंक, तो यहाँ पे आ जाएगा 12.5 प्लस 35 दूनी 70 और 10 में से पीछे एक अंक, तो इतना हो जाएगा हमारा। तो 11 और 12 7 19, तो हो जाएगा 19.5 और इन दोनों गुणा करा दो, इन दोनों गुणा कराएंगे तो 214.5 वर्ग सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये तो निकला हमारा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका आयतन ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम दूसरे पेज पे पहुंच रहे हैं। तो नई लाइन से आपको लिखना ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर। तो इस आकृति में क्या क्या था, शंकु था, अर्धगोला था। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। तो पहले तो यहाँ पे कॉमन ले लो, तो जब हम कॉमन लेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा एच और यहाँ पर बचेगा 2r। मान लगा दीजिए, तो 1/3 और पाई का मान 22/7 और आर का मान है हमारा 3.5 और गुणा 3.5। फिर यहाँ पर एच का मान है हमारा, एच का मान 12 और प्लस आर का मान है 3.5, आर का मान 3.5 है हमारा। अब यहाँ पे थोड़ा काम करिए भाई। तो जब यहाँ पे कट्टा पिट्टी करेंगे इसकी, तो देखो 7 एकम 7 और 7 पन्ना 35, 0.5 हो जाएगा हमारा। ठीक, अब तो कुछ कटेगा नहीं। तो यहाँ पे लिखना है, देखो 22 पंजे 110, 22 पंजे 110 और दशमलव यहाँ पे लग जाएगा बटा 3 गुणा 3.5, 12 प्लस, अब ये हो जाएगा हमारा 35 दूनी 70। ठीक है, तो 70 और दशमलव से पीछे एक अंक, तो यहाँ पे लग जाएगा दशमलव। अब इन दोनों गुणा करा दो, 11 पन्ना 55 की 5 हासिल, 5 और 11 33, 33 से 5 38 और दशमलव से पीछे एक अंक है। और देखो दशमलव से पीछे 0, इसको उठा दो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, खाली 11 है हमारा, यहाँ पे खाली 11 रह गया है। ठीक है, तो दशमलव यहाँ पे लग जाएगा बटा 3। अब 12 और 7 19। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो 19 का गुणा इसमें कर लो। तो जब 19 का गुणा इसमें करेंगे तो निकल के आएगा 73 15 और दशमलव से पीछे एक अंक है, तो यहाँ पे लगा देंगे और बटा 3। अब इसमें 3 का भाग लगाओ, तो 3 का भाग लगाएंगे हम यहाँ पर। देखो क्या होगा, 3 दूनी 6, एक बचा है तो यहाँ पे 13 हो गया और 3 चौक 12, फिर यहाँ पे एक बचा है तो यहाँ पर हो गया हमारा 11 और 3 त्रिका 9, यहाँ पे 2 बचा हुआ है तो यहाँ पे हो गया हमारा 25 और 3 अट्ठे 24, एक बचा, 3 त्रिका 9। ये हो गया घन सेंटीमीटर। आयतन को घन सेंटीमीटर से लिखा जाता है। ठीक, अब आ जाइए प्रश्न नंबर जो 5वें का अथवा, उसको देख लीजिए। अब आपको यहाँ से लिख लेना है 5वें का अथवा। जरा प्रश्न देख लीजिए पहले। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। तो भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा, थोड़ा अच्छे से समझ लो आप। जैसे प्यारे बच्चों, ये हमारा एक अर्धगोला है, इसका जो ऊपरी वाला भाग है वो बेलन के आकार का है, ये वाला। तो यहाँ पे 2 चीज़ें मिल रही हैं, एक गोला मिलेगा और एक बेलन मिलेगा। तो यहाँ पे जो बेलन की ऊंचाई दे रखी है h बराबर, तो यहाँ पे लिख लो 8 सेंटीमीटर, और जो इसकी त्रिज्या है और जो इसका व्यास है, व्यास, तो इसका व्यास दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 1 हो जाएगी, तो r बराबर 1 सेंटीमीटर। अब इसके बाद ये हमारा गोला है, तो प्यारे बच्चों गोले का व्यास दे रखा है
गोले का व्यास दे रखा है इसने 8.5, तो यहाँ पे आर ज्ञात कर लें। तो ये व्यास है हमारा 2r बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग लिखी बेलन। तो बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। और प्यारे बच्चों उसका जो व्यास दे रखा है 2r बराबर 2, तो 2 एकन 2, 2 एकन 2, तो r बराबर निकलेगा 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लिख लो गोला। तो जो गोले का व्यास है 2r लिख लो, बराबर दे रखा 8.5, तो यहाँ पे r बराबर होगा 8.5/2, और चाहो तो इसका दशमलव बटा दो, ठीक। दशमलव बटाएंगे तो नीचे 0 हो जाएगा, 5 से काटो तो 17×5 और ये 4 बार जाएगा, तो यानी बड़ी आर का मान निकलेगा हमारा 17/4 सेंटीमीटर। अब इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है, ठीक। अब इसके लिए हम दूसरे पेज पे पहुंचेंगे। और ठोस में क्या क्या सम्मिलित है, गोला और बेलन। तो ठोस का आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। तो आपको यहाँ पे लिखना है ठोस का आयतन बराबर, तो गोले का आयतन 4/3 पाई r² प्लस, और ये बेलन का आयतन पाई r² h। अब यहाँ से पाई कॉमन ले लो। जब यहाँ से हम पाई कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 4/3 r², यहाँ पे r² h। पाई का मान 22/7 लगा दो, 4/3। ये हमारी जो त्रिज्या है बेटा गोले की त्रिज्या है, तो गोले की त्रिज्या दे रखी है 17/4 पे घात 3। यहाँ पे देखो गलती कर ली यार हमने, 3 करो घात यहाँ 3 प्लस, और बेलन की त्रिज्या 1 है तो 1 पे घात 2 और गुणा h 8 है, तो 22/7 और ये 4/3, तो 17 का घन और 4 का घन, तो 17 का घन होता है 49 13 और 4 का घन होता है 64, और प्लस यहाँ पे 8 एकन 8 हो जाएगा। अब इसको काट दो 4 से, तो 4 एकन 4 और 4 एकन 4, 4 छंग 24। अब आपको यहाँ से इससे आगे लिखना है 22/7, तो यहाँ पे 49 13 और बटा 16 3 48 और प्लस का 8, तो यहाँ पे इसके नीचे कर लो, इसका इसमें इसका इसमें, तो हमारा हो जाएगा 22/7। तो जब इसका इसमें करेंगे तो 49 13 प्लस 48 का गुणा 8 में करेंगे तो निकल के आएगा 384 और बटा 48, ठीक। अब यहाँ पे इनको जोड़ेंगे, पहले तो 22/7, तो जब इनको जोड़ेंगे 4 और 3 7, 4 3 7 8 और 1 9, 9 3 12 और 1 5, ठीक है, 52 97 और बटा 48। अब यहाँ पे क्या करना, 22 का गुणा इसमें करना है, तो जब 22 का गुणा इसमें करेंगे तो 11 65 34 निकल के आएगा बटा, और 48 7 336। अब इसका लगाना इसमें भाग, तो इसका जो भाग निकल के आएगा 346.827 इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये वाली संख्या हटाएंगे तो 2 की जगह पे 3 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे लिखना है 346.83। ये हमने आयतन निकाला है, तो आपको लिख देना है घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए आप लोग। जय हिंद, जय भारत।